हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th में अब हम लोग फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, इसको पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आते हैं उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये पहला प्रश्न, एक्स वाई तल के किसी परिवेश में जहाँ चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, तो देखिए जो दिया हुआ है इसको हम लिखते चल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दिए हैं B0 और फिर इधर 2I + 3J + 4K। ठीक, अब जहाँ B0 क्या है, कोई एक नियतांक है, L मीटर भुजा का कोई वर्ग है। अब कल्पना करिए कि कोई वर्ग है और उसकी भुजा जो है वो क्या है, L मीटर की है। ये लीजिए, ये L मीटर भुजा वाला, अच्छा कैपिटल L है तो L मीटर भुजा वाला कोई वर्ग है। ठीक है, और इस वर्ग से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है, फाई ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फिर सुनिए। चुंबकीय क्षेत्र ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई तल के किसी परिवेश में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इतना एक्स वाई तल में, और जहाँ B0 नियतांक है, नियतांक मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी गिनती अक्षर, कोई भी ये है, यहाँ पे इसको B0 को हम कोई भी चर पद समझ सकते हैं ना अचर पद। B क्या है, अचर पद जिसका मान परिवर्तित नहीं होता, गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए बाहर यहाँ x होता, B जैसे ये मत समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अधिकतम मान है ना, प्रदर्शित करते हैं ना B0 को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अधिकतम मान। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अधिकतम मान ये नहीं है, यहाँ कोई कांस्टेंट है, ये कह रहे हैं। ठीक, ये B0 का मतलब समझ रहे हैं, और समझाना है, समझ गए, चलिए बड़े समझदार हो। चलो देखो, एक्स वाई तल में ये क्या है, वर्ग है, एक्स वाई तल में वर्ग है। अब हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष ये होता है, अच्छा ये एक्स अक्ष होता है, और एक्स अक्ष के अनुदिश जो सदिश एकांक सदिश होता है उसको क्या मानते हैं, आई कैप। और दूसरा होता है ये वाई, है ना, वाई अक्ष, और वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या बनता है, जे कैप। और तीसरा जो है, ये तो एक्स हो गया वाई, तीसरा जो है जेड अक्ष होता है बाहर की ओर, तो बाहर तो दिखा नहीं पाएंगे, इसको ऐसे दिखाते हैं। तो जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जो है वो क्या होगा, के। अब समझिए ये वर्ग है और किस तल में है, एक्स वाई तल में है। अब अगर ये एक्स वाई तल में है, एक्स वाई तल में है, तो चुंबकीय फ्लक्स निकलता है क्या, तल के लंबवत गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या। किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही क्या होती है, फ्लक्स होती है। तो एक्स वाई के लंबवत कौन होगा, जेड होगा। अब ये लंबाई दिया हुआ है, तो ये क्षेत्रफल है ना, देखिए फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, फाई निकालना B × A, यही ना होता है, B.A होता है, याद है ना, B.A। ये जो है B.A जब करेंगे तो क्या आएगा, BA cos थीटा, ठीक है ना, तो BA cos थीटा होता है, तो डॉट हम यहाँ लगा सकते हैं, B.A है ये। अब देखिए भाई, B का मान दिया हुआ है B0, यहाँ लिखिए 2I + 3J + 4K, ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, L² क्षेत्रफल हो गया। और इसकी दिशा किधर होगी, लंबवत। देखिए एक्स वाई के लंबवत, अब एक्स वाई के लंबवत कौन है, जेड, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश कौन होता है, के। तो ये जो है क्षेत्रफल कितना बन जाएगा हमारा, A बराबर बन जाएगा L² किधर, के अनुदिश, मतलब जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। बस समझ में आया। तो क्षेत्रफल इतना हो गया भाई, A का मान रख दो डॉट L² के, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना है। अब कर लो गुणा। देखिए गुणा कैसे करेंगे, डॉट गुणन में क्या होता है, इसको देखिए सारी बातें जो है डिटेल में थोड़ा सा समझते चलेंगे ना, तो कन्फर्म रहेगा, बाकी इससे रिलेटेड जो भी आएगा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर ये लीजिए, तो जैसे यहाँ पे यदि हम लिखें I.I, ठीक है, इसका मान कितना होगा। अब I देखिए, I परिमाण 1 होता है ना, और गुणे I और I के बीच कोण कितना बनेगा, दोनों एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में, तो 0 cos 0, और cos 0 का मान होता है 1,
ना, तो ये पूरा आएगा 1। बात समझ में आया? तो यदि हम लिखें आई डॉट जे, ध्यान दीजिए आई डॉट जे का मान कितना होगा। आई का परिमाण देखिए, ये भाई कैफ है, तो ये आई का परिमाण 1 और फिर जे का परिमाण 1, चूँकि एकांक सदिश है तो 1 होगा। और बीच का कोण, आई और जे के बीच का कोण कितना है? 90 अंश। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, आई एक्स वाई और इसके बाहर ये जेड, तीनों लंबवत होते हैं ना। तो आई और जे का बीच का कोण हो जाएगा 90 और cos 90 का मान होता है 0। तो आई डॉट जे बराबर कितना आएगा? 0। तो इसी प्रकार से जे डॉट आई कितना होगा? 0। आई डॉट के कितना या जे डॉट के कितना होगा? 0। तो देखिए अलग अलग कोई भी लेंगे तो ये सब एक दूसरे के लंबवत हैं। आई जे के लंबवत जे के लंबवत है और के आई के लंबवत है कि नहीं है? अब तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो अलग अलग जब लेंगे तब न लंबवत होगा, और जब लंबवत होगा तो इसका मान कितना आएगा? 0। और अगर वही सेम ले लिया जाए, मतलब आई ले लिया जाए तो कितना आएगा? 1 आएगा। आई के बीच कोण कितना बनेगा? 0। समझ रहे हैं? तो ऐसे जे और जे के बीच का कोण 0। तो ये बता दीजिए कि जे, संदीप बताओ जे डॉट जे कितना होगा? बहुत बढ़िया, 1 होगा। उसी प्रकार से के डॉट के कितना होगा? 1 होगा। आई डॉट के कितना होगा? हाँ, अलग रहेगा, 0 हो जाए। चलिए करके देखिए। अब यहाँ के का गुणा आई में करेंगे 0, के का गुणा आई में कितना आएगा? वाह। के का जे में, के का के में, तो ये 0 छोड़ दो, बाकी इसको लिख लो। तो क्या आएगा भाई? गुणा करिए, बी नाट का गुणा 4 में करिए, यही ना 1 बचेगा, 4 बी नाट और फिर इधर यल स्क्वायर। ये हो गया गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अब ये देख के बताइए भैया ऑप्शन कौन सा सही है? कौन वाला? सी वाला। ये सी वाला, हाँ ये सी वाला इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। अगला लगाया जाए? यस सर। चलिए फिर देखिए अगला, ये दूसरा, लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है? क्या सत्य है? लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार क्या सत्य है? ये आवेश संरक्षण है, आवेश का संरक्षण है, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण है, ऊर्जा का संरक्षण, संवेग का संरक्षण है। क्या है? ऊर्जा का संरक्षण है ना। लेंज का नियम जब बताए थे हम तो वहाँ पे भी हमने ये जिक्र किया था कि लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा। कौन सा सही है? ये सी वाला। बात समझ में आया? लेंज का नियम है क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है सदैव उसी का विरोध करता है। चलिए आगे बढ़िए। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे होगा? समझिए, देखिए ध्यान दीजिए। बात यह है ना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? ये लो समझो, ये याद है कि नहीं बात? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें जो है यल लंबाई की कोई क्षण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा है बी। क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब इसमें यल लंबाई की कोई क्षण v वेग से यदि गति करती है तो इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है? याद है? कौन होगा इसमें से? बी यल वी या बी स्क्वायर यल स्क्वायर वी स्क्वायर शून्य, या फिर ये नहीं याद है? बी यल वी ये होता है। ठीक है, डेरिवेशन इसका कराए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, या शायद नहीं हुआ है। डेरिवेशन नहीं हुआ है तो उसको करा देंगे। ठीक, तो ये क्या होता है? इसका बी वी यल होता है ना। ठीक है ना, समझ में आया? ये वाला डेरिवेशन तुम लोग किए हो भाई। चलो, ये तीसरा वाला हो गया, रिकॉर्डेड में नहीं है। अगला देखा जाए। ये बात समझ में आई कि नहीं? बी चुंबकीय क्षेत्र में यल लंबाई की कोई क्षण यदि गति करती है तो इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, बात समझिए। बात क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र है तो बल रेखाएं होंगी, चुंबकीय क्षेत्र है तो
बल रेखाएं होंगी। अब इसमें जब क्षण गति करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक है हेनरी ओम टेस्ला वेबर, क्या है बताइए। हेनरी होगा, ठीक है, ये है। आगे बढ़े। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला वेबर या वेबर मीटर, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। बहुत बढ़िया। अच्छा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, टेस्ला भी वही है। चलिए आगे बढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है, समझिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार के लूप, बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई लूप है, मतलब तार का बंद घेरा, लूप मतलब ये बंद होना चाहिए। अब ये वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, या फिर गोलाकार भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लूप कुछ भी है, ठीक। लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है लूप की आकृति पर। अच्छा, निर्भर नहीं करता है, तो देखिए क्या है कि लूप की आकृति पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसके कारण भी होगा, इसके भी कारण भी उत्पन्न होगा, कोई भी हो, सब में किसी भी आकृति पर भी उत्पन्न हो सकता है भाई। चलिए आगे देखिए। चुंबकीय लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि नहीं, चुंबकीय फ्लक्स भाई फाई बराबर, ये लो फार्मूला देख लो, फाई बराबर क्या होता है, BA cos थीटा। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, चुंबकीय क्षेत्र ये निर्भर करता है इस पर। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन निर्भर नहीं करता, इसमें तुमको डाउट है, छोड़ दो उसको। लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, मतलब ये तो गलत है, बस समझ रहे हो नहीं, पूछ रहे हैं किस पर निर्भर नहीं करता है। अब ये क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता है, मतलब ये गलत हो गया। आगे बढ़िए। क्षेत्रफल की तीव्रता पर, क्षेत्र की तीव्रता मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी है, इस पर भी निर्भर करता है, ये भी गलत हो गया आपका। आगे देखिए। क्षेत्र के सापेक्ष, देखिए जब क्वेश्चन में डाउट हो ऑप्शन में, तो देखिए कौन कौन गलत हो सकता है, फिर जो बचेगा वही सही हो जाएगा। मान लो तुमको ये हो गया, ये दोनों गलत हैं, स्पष्ट रूप से गलत हैं। अब फिर जो बचा है इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा ना। आगे ये चौथा वाला चेक कर लो, क्या कर रहे हैं, क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर, क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास। तो क्षेत्र के सापेक्ष समझ रहे हैं, तो कोई क्षेत्र है, अब उसमें वो जो काल्पनिक पृष्ठ माने हैं, वो काल्पनिक पृष्ठ यदि बदल जाए तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदल जाता है, मतलब इस पर भी निर्भर करता है ना। तो बचा केवल एक ऑप्शन, आकृति पर निर्भर नहीं करता, जो कि पहले में बता दिए कि कोई भी आकृति हो उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ें। चलिए, ये हो गया सातवां। देखिए क्या करें कि एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये तो न्यूमेरिकल है, लगाओ इसको। 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में, यानी समयांतराल कितना है, 1 सेकंड समयांतराल दिया हुआ है। ये समयांतराल यदि 1 सेकंड है, समझ रहे हैं, तो 1 सेकंड में ये घट कर कितना हो रहा है, ये काम करिए कि φ1 φ2 लगा दीजिए। वैसे लगाने को तो जो है 60 में भी लिख सकते हो। 1 वेबर हो गया और बाद में चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है हमारा 0.1 वेबर। कितना हो जाता है, 0.1 वेबर। यहाँ तक समझ में आया। 1 सेकंड में 1 वेबर से
घटकर 0.1 वेबर चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वही प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। अब लेंज का दूसरा नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यही ना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। क्या है, किसी परिपथ से बद्ध या किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। सही है ना। चलिए अब रखिए, यहाँ हमको लिखना क्या, डी फाई मतलब फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन कैसे मिलेगा, जब भी परिवर्तन निकालना है, बहुत बार बता चुके हैं, बाद वाले मान में से पहला वाला मान घटाना होता है। परिवर्तन निकालने के लिए बाद वाले मान में से पहला वाला मान घटाना होता है। तो घटाइए, 0.1 माइनस कितना 1, तो 0.1 में से 1 को घटा के देखिए भाई 1.0, यही ना। तो ये कितना आएगा, एक तो भाई एक बड़ा है ना, तो 1.0 में से 0.1 घटा लीजिए तो कितना आएगा 0.9 आएगा। अब ये 0.9 आया, 0.9 समझ रहे हैं, एक बड़ा है ना, एक बड़ा तो बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे, एक बड़ा है 1.1 बड़ा है, कौन बड़ा है, एक बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह लगता है, तो -0.1। अभी देखिए डी फाई का मान आ गया, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस लगाए, डी फाई की जगह कितना लिखेंगे -0.9। ठीक है, कितने लोग तो कब का लगा चुके होंगे इसका ना, आ गया आंसर। चलिए, तो जिनको नहीं आ रहा वो उनको भी समझना है। डी टी का मान कितना लिखना है 1, हाई माइनस माइनस गुणा कर लो, प्लस हो जाएगा, आया कितना 0.9 क्या वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान वोल्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े। चलिए फिर ये देखिए, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक निम्न पर निर्भर नहीं करता है। ये बताइए भाई किस पर निर्भर नहीं करता, दो कुंडलियों के बीच, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अन्योन्य प्रेरण समझते हैं क्या होता है ना, क्या होता है, समीप में रखी हुई दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, स्वतः दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा बहने लगती, यही घटना जो है क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में देखिए, प्राथमिक कुंडली में जो होगा, ये पहले जिसमें धारा का मान परिवर्तन होता वो होती प्राथमिक कुंडली है ना, और जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती वो होती द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली के लिए हम प्रत्येक चीज़ जो भी मानना होगा उसको 1 करके मानेंगे। जैसे धारा माननी है तो हम लिखेंगे I1 प्राथमिक कुंडली के लिए। प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या माननी है तो क्या मानेंगे N1। प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स मानना है तो Φ1। तो द्वितीयक कुंडली में यदि धारा माननी है तो I2, फेरों की संख्या N2, फ्लक्स Φ2। ठीक, तो होता क्या है कि द्वितीयक कुंडली के ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, तो द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या है N2 Φ2। ठीक, देखिए ये प्रश्न सॉल्व करने से बहुत मतलब नहीं है, इससे रिलेटेड सारी बातें आपको अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो N2 Φ2 ये क्या है, द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। तो द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो होती है वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस अनुक्रमानुपाती के निशान को जब हटाएंगे हम तो क्या मिलेगा, एक नियतांक मिलेगा यम, म्यूचुअल इंडक्शन ना, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, चलिए यम I1। ठीक, अब देखिए भाई
उसके स्वप्रेरण गुणांकों पर, अन्योन्य प्रेरण गुणांक उसके स्वप्रेरण गुणांकों पर निर्भर करता है। यम बराबर, देख रहे हैं स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, यल। यल है कहीं, चलो कुछ डाउट, कुछ समझ में आया। चलिए, बीच की दूरी पर, इन कुंडलियों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ेगा। ये दूरी अगर ज़्यादा हो जाए, समझिए, एक इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो समीप में रखी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, यही ना। इसमें धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही। और ये कुंडली जो है दूसरे कोने पर रख दो, इसको दूसरे कोने पर रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें धारा परिवर्तित करते रहो, कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे हैं नहीं? अरे भाई बैटरी यहाँ लो, बल्ब वहाँ कैसे जलेगा? बीच में संपर्क होना चाहिए ना, पास में होना चाहिए। लेकिन तब भी यहाँ प्रेरण वाली बात है ना, तो समीप होना चाहिए, बीच की दूरी पर ये निर्भर करता है। तो ये क्या दूसरा वाला गलत नहीं हो जाएगा? गलत काट दें इसको, ये लो। चलो आगे बढ़ो। उनके बीच भरे माध्यम पर, बीच में कोई ऐसा बैरियर लगा दो कि इसको प्रेरित ही ना कर पाए, तो माध्यम पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये भी गलत हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। उनके प्रतिरोधों पर, इनके प्रतिरोधों पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? अरे भाई प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा, समझिए, प्रतिरोध अगर इसी का मान लो, इसका प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा, धारा के मार्ग में रुकावट ज़्यादा हो जाएगी, वही रुकावट ही तो प्रतिरोध है। अब रुकावट ज़्यादा हो गई तो प्रेरित धारा का मान कम हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा। या यहाँ से कहिए प्रेरित विद्युत वाहक बल भी तो जो है प्रभावित होगा, यानी फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या परिवर्तित होगी, और जब फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या परिवर्तित होगी तो यम भी परिवर्तित होगा। मतलब ये भी गलत है। समझ में आया? ये स्वप्रेरण गुणांक यही सही है। देखिए पहले से ही पता चल गया था ना, क्या पता चल गया था? यही सही है। हाँ, किस कलर में लगाएं? ये ठीक है, ब्लैक वाला उसी में छिप जा रहा है कभी। चलो बात समझ में आया? देखिए स्वप्रेरण गुणांक इसमें यल नहीं है भाई, अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम जो है स्वप्रेरण गुणांक पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य हैं। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी होता है। तो चलिए इसका मात्रक किसके समतुल्य है, इसमें से देखना है किसके समतुल्य है, निकाल के देखिए। स्वप्रेरकत्व कह रहे हैं ना, तो देखिए स्वप्रेरकत्व के लिए क्या होता है, पूरी बात समझ के चलिए। देखिए स्वप्रेरकत्व क्या होता है, किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, उसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। ठीक है। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है? एक ही कुंडली में होती है, एक ही कुंडली में धारा के मान परिवर्तन करती है, उसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा, दो कुंडलियाँ होती हैं, एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तन करेंगे, दूसरे में। चलिए तो बात स्वप्रेरण की है, तो स्वप्रेरण में जो होता है कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या होती है, किसके अनुपाती होती है, बहने वाली धारा के। तो यहाँ से एन फाई, फिर इसको हटाएंगे यल आई आएगा, तो यल आपका क्या है, स्वप्रेरकत्व है। तो चूंकि वोल्ट सेकंड के रूप में दिया है तो इस फार्मूले से मात्रक तो हम निकाल नहीं पाएंगे। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला यल बराबर क्या होता है, ई अपान डी आई अपान डी टी, यही ना होता है। तो यल बराबर क्या मिलेगा, ई, इस डी टी को ऊपर करो, ई इंटू डी टी अपान डी आई। ठीक है, समझ में आ रहा है? नींद आ रही है? चलो ये बता दो, वर्मा जी बोलिए, ई क्या है यहाँ पे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, जो विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक क्या होता है,
विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट, है समय का मात्रक सेकेंड। वाह। और बटे है क्या है, विद्युत धारा का मात्रक बताओ, विद्युत धारा का मात्रक लीटर, एम्पियर। बहुत बढ़िया, चलो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया, देखिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा वाला, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ठीक, ये हो गया भाई। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? चलिए चेक करिए। विद्युतशीलता का मात्रक जानते हैं? विद्युतशीलता क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। हमको तो नहीं याद है, निकालना पड़ेगा। चलिए, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का मात्रक ये म्यू नॉट है ना। चलिए, परावैद्युतांक का मात्रक, परावैद्युतांक क्या होता है? के। और के बराबर क्या होता है? अब के बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों ही विद्युतशीलता हैं, तो ये क्या है, इसका मात्रक कितना होगा परावैद्युतांक का? अरे भाई, मात्रकहीन राशि है, ये विमाहीन राशि, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ना, तो एक मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है विमाहीन राशि है, तो इसका मात्रक तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला तो हो गया हमारा गलत। आगे बढ़िए। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। तो हेनरी प्रति मीटर तो हो नहीं सकता, मतलब ये भी गलत है। ठीक, अब यहाँ से इसको निकाल करके देखो, इसका मात्रक निकालें। कहाँ से निकालोगे? फार्मूला बताओ, किस फार्मूले से निकाला जाए मात्रक जिसमें एप्सिलॉन नॉट हो? ये एफ बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही ना है। अब इस एप्सिलॉन नॉट को इधर करो, ये हुआ बराबर Q1 Q2 अपान, देख रहे 4 पाई तो कांस्टेंट है, गिनती है, गिनती का क्या मात्रक होगा? गिनती का मात्रक कांस्टेंट का मात्रक नहीं होता। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए हो, एफ को कहाँ ले आओगे? नीचे एफ, और ये बचा हुआ है आर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए मात्रक बताइए, सृष्टि बोलो। आवेश का मात्रक क्या होता है? लीटर, मीटर, कूलाम। तो तेजी से बोलो ना, कूलाम स्क्वायर हो गया। और बटे में बल का मात्रक न्यूटन। और ये क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ है। तो हेनरी कहाँ से यहाँ आएगा? ये नहीं हो सकता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी नहीं होगा। इसका मात्रक देख रहे हैं क्या आया है? विद्युतशीलता, ये भी नहीं है। तो बचा हुआ क्या है? चुंबकशीलता। इसी यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, तो चलिए, तो ये 10 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसको डिटेल में। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।